मतलब होता है जब कोई लॉ इन्फोर्समेंट में है और उसको वापस लिया जाता है वो So, Government of India on 17 January 2024 announced that it is set to repeal the Indian Stamp Act of 1899. In return, the center plans to bring a new law to India. So, सेंट्रल गवर्नमेंट का प्लान है कि जो इंडियन स्टैम्प एक्ट है 1899 का उसको रिपील करा जाए। रिपील का मतलब होता है जब कोई लॉ इन्फोर्समेंट में है और उसको वापस लिया जाता है, वो फर्दर इन्फोर्स नहीं रहेगा इन द नेशन, उसे कहते हैं हम एक्ट को रिपील करना। जैसे कि आपने देखा कि रिसेंटली जो हमारे क्रिमिनल लॉज थे, आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट, इन तीनों को रिपील करके नए लॉज लाए गए, जैसे हम कहते हैं भारतीय न्याय संहिता, बीएनएसएस एंड एक्सेट्रा। जो तीन कानून नए आए उनका पर्पस क्या था कि जो इन एक्ट्स में जो प्रोविजंस थे वो कुछ प्रोविजंस पुराने हो चुके थे, रिडेंडेंट हो चुके थे, जो आज के दिन में इन्फोर्समेंट में नहीं लाए जा सकते। दैट्स वाई जब भी सोसाइटी चेंज होती है, क्योंकि हमारी सोसाइटी क्या है, हमारी सोसाइटी है डायनेमिक। डायनेमिक सोसाइटी के साथ लॉ भी डायनेमिक होना चाहिए, उसे सोसाइटी के चलते अपने को चेंज करने की जरूरत रहती है, इसलिए नए एक्ट्स और लॉज लाए जाते हैं। सो आगे देखते हैं। Therefore, the Indian Stamp Act of 1899 will soon be revamped to the Indian Stamp Bill 2023. तो इंडियन स्टैम्प बिल 2023 को इंट्रोड्यूस किया गया पार्लियामेंट में और इसको अभी कंसिडरेशन के लिए भेजा गया लोगों पे, कि ताकि वो अपने सजेशंस दे पाएं कि क्या क्या प्रोविजंस इस एक्ट में इंक्लूड किए जा सकते हैं और क्या क्या चेंजेस लाए जा सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, यहां से वन वर्ड क्वेश्चन जो आपके क्लैट में आ सकते हैं कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर, कौन से डिपार्टमेंट के अंडर इंडियन स्टैम्प एक्ट रेगुलेट होता है। सो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एज अ पार्ट ऑफ प्री कंसल्टेटिव लेजिस्लेटिव प्रोसेस। प्री कंसल्टेटिव लेजिस्लेटिव प्रोसेस का मतलब होता है जब भी आप कोई नया कानून ला रहे हैं तो उसको इन्फोर्स करने से पहले, इनैक्ट करने से पहले आप उसको अवेलेबल करवाते हैं जनरल पब्लिक के सामने कि वो अपने सजेशंस दें। क्या उनको ऐसा कुछ लग रहा है कि इस लॉ में चेंज आना चाहिए, जो आप प्रपोज कर रहे हैं क्या उसमें कुछ गलत है। तो ये सारे सजेशंस ओपन किए जाते हैं पब्लिक के लिए ताकि वो अपने ओपिनियंस दे सकें इस लॉ के रिगार्डिंग। इसको कहते हैं हम प्री कंसल्टेटिव लेजिस्लेटिव प्रोसेस। Aligned with the modern stamp duty regime has invited suggestions on the Indian Stamp Bill 2023. और इस सजेशंस जो इनवाइट करे गए हैं उसका टाइम पीरियड जो दे रखा है वो दिया गया है 30 डेज का, कि 30 दिन के अंदर आपको सजेशंस अपने भेजने हैं थ्रू ईमेल और एनी अदर ऑफिशियल प्रोसीजर। आगे देखते हैं कि आखिर इंडियन स्टैम्प एक्ट का पर्पस क्या है। जो इंडियन स्टैम्प एक्ट है उसका मेन पर्पस है, ऑब्जेक्टिव है कि स्टैम्प ड्यूटी जो लिवाई करी जाती है वो कैसे लिवाई करी जाए, कितनी लिवाई करी जाए, ये पर्पस है इंडियन स्टैम्प एक्ट का। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज इंडियन स्टैम्प ड्यूटी, कि आगे स्टैम्प ड्यूटी होती क्या है। देखिए, दो टाइप के टैक्सेस होते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस। जैसे हम इनकम टैक्स देते हैं, इनकम टैक्स है टाइप ऑफ डायरेक्ट टैक्स। सिमिलरली जो स्टैम्प ड्यूटी है वो एक काइंड ऑफ डायरेक्ट टैक्स है जो हम लोग गवर्नमेंट को पे करते हैं। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो उसी पर्सन से लिवाई किया जाता है जो अल्टीमेटली टैक्स पे कर रहा हो। सो स्टैम्प ड्यूटी का है, डायरेक्ट टैक्स है जो सारे डॉक्यूमेंट्स पे लिवाई किया जाता है जिससे हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, जैसे कि कोई लेटर ऑफ क्रेडिट है, कोई सेल है, कोई गुड्स जो है वो परचेज किए जा रहे हैं या बेचे जा रहे हैं, तो इन सबके जो लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको वैलिडेट करने के लिए, उनको लीगलाइज करने के लिए उन पे स्टैम्प्स लगाए जाते हैं और उन स्टैम्प्स का एक कॉस्ट होता है जो गवर्नमेंट पे जाता है, जिसे हम कहते हैं स्टैम्प ड्यूटी। सो इंडियन स्टैम्प एक्ट के द्वारा दोनों सेंटर और स्टेट्स दोनों को राइट दिया गया है कि वो अपना पोर्शन ऑफ स्टैम्प ड्यूटी लिवाई कर सकते हैं। अबाउट इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899, इंडियन स्टैम्प एक्ट इज अ फिस्कल लेजिस्लेशन। फिस्कल लेजिस्लेशन का मतलब होता है ऐसा कोई भी लॉ जो पैसों से, मॉनेटरी से, मनी से रिलेटेड हो, उसे हम क्या कहते हैं, फिस्कल लेजिस्लेशन। enacted for the purpose of generating revenue to the government। generating revenue to the government क्यों? क्योंकि टैक्स क्या है, टैक्स एक गवर्नमेंट का प्राइमरी सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। हम कोई भी टैक्स पे करते हैं
तो गवर्नमेंट के लिए क्या है, सोर्स ऑफ रेवेन्यू. Being enacted during the British era, the Act has undergone several amendments from time to time. However, most of the provisions still stand redundant. Still stand redundant का मतलब यही है कि जो provisions हैं वो आज के दिन में मॉडर्न डे में सोसाइटी से रिलेट नहीं करते, वो बहुत पुराने हैं. क्योंकि एक्ट देखिए कब का है, 1899, जब इंडिया कॉलोनियल रूल में था. उस टाइम की सोसाइटी और आज की सोसाइटी में काफी अंतर है. इस वजह से इस एक्ट को रिपील करने की बात छेड़ी गई. इंडियन स्टैम्प एक्ट ऑफ 1899 में टोटल सेक्शंस थे 79 और टोटल शेड्यूल्स थे सेकेंड. इन पार्ट से आपके जो हैं एमसीक्यूज के सवाल बनते हैं क्लैट. एज पर दिस एक्ट, लीगल प्रोविजंस फॉर टैक्स ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड थ्रू टैक्स लेवाइड बाय स्टैम्प्स. जैसे कि मैंने बताया कि स्टैम्प्स के थ्रू जो भी आप डायरेक्टली टैक्स पे करें गवर्नमेंट को, उसको शोकेस किया जाता है, जो स्टैम्प्स आपके डॉक्यूमेंट्स पे लगाए जाते हैं. इट इज लेवाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. Stamp duty is levied on instruments such as checks, bills of exchange, promissory notes. जो भी negotiable instruments होते हैं, जैसे आप negotiable instrument act है उसमें आप पढ़ेंगे चेक बाउंस के केसेस के बारे में सेक्शन 138 में. वैसे ही बहुत सारे ट्रांजैक्शंस हैं जो चेक्स और बिल्स ऑफ एक्सचेंज के थ्रू होते हैं, उन पे स्टैम्प ड्यूटी लेवाई करी जाती है. नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज द नीड फॉर चेंज. जैसे कि मैं अभी तक बताते आ रहा हूं कि स्टैम्प एक्ट को 1899 के चेंज करने की क्या जरूरत है, उस एक्ट को रिपील करने की क्या जरूरत है. द एग्जिस्टिंग स्टैम्प ड्यूटी लॉज इज वेरी ओल्ड एंड रिडंडेंट. फिर से वही बात, वेरी ओल्ड एंड रिडंडेंट मतलब बहुत पुराने हो चुके हैं, जो आज के दिन में ऑपरेशन में नहीं लाए जा सकते. एंड डज नॉट कैप्चर मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट सच एज डिजिटल सिग्नेचर्स एंड ई स्टैंपिंग. बहुत सारे मॉडर्न फिनोमेना हैं, जैसे आप देख रहे हैं आज के दिन में, चाहे आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो, पेमेंट कर रहे हो या किसी फॉर्म का रजिस्ट्रेशन, सब कुछ डिजिटलाइज हो चुका है. हर चीज आप घर बैठे अपने मोबाइल फोन्स और लैपटॉप्स के थ्रू कर सकते हैं. लेकिन इंडियन स्टैम्प एक्ट कोई भी डिजिटल सिग्नेचर्स का प्रोविजन आपको प्रोवाइड नहीं करता, जिसके चलते हम कह सकते हैं कि ये एक्ट बहुत रिडंडेंट है. द एक्ट हैज आल्सो बीन अमेंडेड वेरियस टाइम्स टू मॉडर्नाइज द सेम, बट द पर्पस हैजंट बीन फुलफिल्ड. बहुत बार चेंज लाए गए, अमेंडमेंट्स लाए गए, लेकिन जो पर्पस था मॉडर्नाइजेशन करने का एक्ट का, वो नहीं हो पाया. चेंजेस प्रपोज्ड बाय द इंडियन स्टैम्प बिल. सो जो इंडियन स्टैम्प बिल इंट्रोड्यूस किया गया, उसमें क्या क्या चेंजेस हैं जो पुराने एक्ट से लाए गए, जो प्रपोज करेगा यूनियन गवर्नमेंट द्वारा. ड्राफ्ट बिल प्रपोजेस सेवरल चेंजेस इंक्लूडिंग अ वेल डिफाइंड प्रोविजन फॉर इलेक्ट्रॉनिक स्टैम्प्स, जो कि हमने बताया कि कोई भी ई ट्रांजैक्शन, इलेक्ट्रॉनिक स्टैम्प्स, डिजिटल सिग्नेचर, इसका प्रोविजन पुराने एक्ट में नहीं था. लेकिन नए जो बिल इंट्रोड्यूस किया जा रहा है उसमें ये सारे प्रोविजंस हैं. It proposes an expanded definition of financial instruments and seeks to empower the states and the center to add and introduce a list of instruments for levy of stamp duty. मतलब सेंटर और स्टेट को राइट दिया गया है कि वो डिसाइड कर सकते हैं कौन कौन से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स पे टैक्स स्टैम्प ड्यूटी लेवाई कर सकते हैं. ठीक है, इसका एग्जांपल आगे दे रखा है. न्यू बिल में एक्सप्लिसिटली दे रखा है कि एज पर एंट्री 91 ऑफ द लिस्ट 7, शेड्यूल 7. शेड्यूल 7 क्या दे रखा था? शेड्यूल 7 में 3 लिस्ट दे रखी हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, जिससे यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को राइट दे रखा है कि आप कहां कहां ड्यूटीज और टैक्स लेवाई कर सकते हैं. तो एंट्री 91 के तौर पर यूनियन गवर्नमेंट को राइट है कि वो बिल्स ऑफ लेडिंग, प्रॉमिसरी नोट्स, चेक्स, लेटर्स ऑफ क्रेडिट एक्सेट्रा, इन सब पे स्टैम्प ड्यूटी लेवाई कर सकते हैं. सिमिलरली एंट्री 63 के हिसाब से स्टेट लिस्ट है, जो कि है लिस्ट सेकेंड, स्टेट को राइट दिया गया है कि इनके अलावा जितने भी और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, उस सब पे स्टेट को राइट दिया गया है कि आप स्टैम्प ड्यूटी लेवाई कर सकते हैं. आगे चलें कि जो पेनल्टीज हैं और मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस हैं, उसकी लिमिट में क्या क्या चेंजेस लाए गए. पहला, the application fee for the collector has also been enhanced from ₹1000 from ₹5. देख सकते हैं आप कि ये एक्ट इतना रिडंडेंट है कि जो एप्लीकेंट फी है वो ₹5 थी. आज के दिन में आप ₹5 में कोई भी ट्रांजैक्शन भी नहीं करते. एक जनरल अगर आप दुकान पे जाएंगे तो भी आपकी मिनिमम ट्रांजैक्शन वैल्यू ₹5 नहीं होती. तो यहाँ पे एप्लीकेशन फी ₹5 थी, जिसको बदल के ₹1000 कर दिया गया. बिल हैज एनहांस्ड द मॉनेटरी थ्रेशोल्ड फॉर इशूइंग रेवेन्यू रिसीप्ट्स ऑफ ₹1000 फ्रॉम 20. जो ₹20 की रेवेन्यू रिसीप्ट की कैपेसिटी लिमिट थी, उसको बढ़ा के 1000 कर दिया गया.
बिल ऑल्सो proposes to enhance the penalty amount to rupees 25,000 from existing 5,000। अगर आप स्टैंप ड्यूटी नहीं भर रहे हैं तो उसकी एक पेनल्टी चार्ज करी जाती थी, जिसका अमाउंट पहले था 5,000, उसको बढ़ा के कर दिया गया है स्टैंप बिल में 25,000। यहीं तक हमारा टॉपिक जो था स्टैंप ड्यूटी का वो कवर होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैंप ड्यूटी क्या थी, स्टैंप एक्ट में क्या क्या लॉस थे, क्या क्या रूल्स थे जिससे हमारी स्टैंप ड्यूटी का कलेक्शन जो है ऑथोराइज होता है, रेगुलेट होता है, और जो नया बिल लाया जा रहा है उसका पर्पस क्या था कि ओल्ड लेजिस्लेशन को, रिडंडेंट लेजिस्लेशन को रिपील करा जाए और सोसाइटी को देखते हुए एक नया लॉ लाया जाए। यही पर्पस था हमारे आज की वीडियो का। आई होप आप सबको समझ में आया हो। थैंक यू।